हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़ने.com पे। स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आज हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे रिकैप करेंगे। रिकैप का मतलब होता है कि हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसको एक ही वीडियो में इसको समझने का पूरा कोशिश करेंगे। उसके बाद आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है जैव प्रक्रम। उसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि जो 10th क्लास में एक बायोलॉजी का चैप्टर होता है, यानी कि जीव विज्ञान में एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस है। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन आज के जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप लोग सावधानीपूर्वक पहले समझ लीजिए। रिकैप हम लोग करेंगे। रिकैप का मतलब होता है कि जो पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं सजीव के बारे में पढ़ चुके हैं, निर्जीव के बारे में पढ़ चुके हैं, कोशिका के बारे में पढ़ लिए हैं। उसके बाद आज से हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस सब को पढ़ने से पहले आप लोग को इस सब के बारे में निश्चित पता होना चाहिए कि सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं और कोशिका क्या होती है। उसके बाद ही हम लोग पूरा पोषण यानी कि जैव प्रक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि क्या आज का हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे जैव प्रक्रम में, तो जैव प्रक्रम होता क्या है उसको समझने से पहले आप लोग बताइए कि अगर कहीं पे आप लोग को दे रखा है कि सजीव है और निर्जीव है, तो उसके बीच में आप लोग अंतर कैसे पहचानिएगा। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास में कि जैसे पेड़ पौधा हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया, आदमी हो गया, जानवर हो गया, इस सब को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो सावधानीपूर्वक उसको अपने ध्यान से देखिएगा तो क्या पता चलता है कि ये सभी जो है, जैसे पेड़ पौधा हो गए हैं वो भी सांस लेता है, जो जानवर है वो भी सांस लेता है, जितने मनुष्य है वो भी सांस लेता है, ये सारा का सारा सांस लेता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सजीव किसको कहते हैं, वे सारे जीव जो सांस लेता है यानी कि जो श्वसन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो छोटा बच्चा रहता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और लास्ट में क्या हो जाता है, मर जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है उसकी। तो सजीव क्या करता है, वृद्धि करता है। सजीव क्या करता है, वृद्धि करता है और लास्ट में क्या हो जाता है, मर जाता है। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे सजीव जो होता है, जैसे अगर हम ही लोग देखेंगे तो अपना हाथ पाँव को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे जैसे हाथ है ये, इसको हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, पैर को मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप पक्षी लोग को देखिएगा तो पक्षी लोग क्या करता है, अपने विंग की मदद से यानी कि पंखों की मदद से क्या करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर पेड़ पौधा तो नहीं चलता है। हाँ, पेड़ पौधा नहीं चलता है, लेकिन उसके अंदर भी मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट इंटरनल मूवमेंट होता है, यानी कि आंतरिक गति होता है। आंतरिक गति में जैसे उसके पास जो भोजन बनता है, भोजन का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। यानी कि सजीव का जो तीसरा लक्षण हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो गया। उसी तरह अगर चौथा लक्षण देखेंगे तो वह अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है, जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं कि शरीर से पसीना निकलता है, हम लोग जो मल मूत्र त्याग करते हैं वो सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि वेस्ट मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जो चौथा लक्षण है अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। क्या होता है, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में जैसे हम लोग थूक फेंकते हैं वो भी वेस्ट मटेरियल आता है। हम लोग को अगर खखार फेंकते हैं वो भी वेस्ट मटेरियल में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जैव प्रक्रम का, सजीव का जो लक्षण है वो होता है प्रजनन करना। अब प्रजननकरण किसको कहते हैं, प्रजनन का मतलब होता है अपने ही जैसा बच्चे को जन्म देना या अपने ही जैसा को जन्म देना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अगर आप लोग प्रजनन को ध्यानपूर्वक जानते होंगे तो प्रजनन दो तरीका से हो सकता है। प्रजनन होता है एक अंडा के द्वारा जिसको हम लोग अंडज बोलते हैं, और एक होता है जो यंग वन को देता है, डायरेक्ट बच्चा को देता है। तो प्रजनन ऐसे होता है। और पेड़ पौधा कैसे प्रजनन करता है, तो बीज की मदद से। और भी बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग जो मेनली जानते हैं बीज की मदद से क्या करता है, प्रजनन करता है। तो सजीव के बारे में जो भी लक्षण है आप लोग निश्चित रूप से जान रहे होंगे। अगर नहीं याद हो रहा है तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए कि सजीव क्या करता है, सांस लेता है, वृद्धि करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को निकालता है। उसके बाद क्या होता है, प्रजनन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रजनन है, क्योंकि अगर प्रजनन नहीं होगा तो हम लोग की उत्पत्ति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। इसी तरह हम लोग देखें निर्जीव क्या करता है, तो ये सारा का सारा अपोजिट होता है। जैसे आप लोग अपने आसपास देख रहे होंगे सजीव और निर्जीव में, तो जैसे
अगर सजीव का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा है तो आप लोग खुद बताइए कि सजीव का एग्जाम्पल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मनुष्य, मनुष्य के बाद आ जाएगा पेड़ पौधा, क्या आ जाएगा, जो लगभग सारे पेड़ पौधा वो क्या है, सजीव है। फिर मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य के बाद क्या आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, जानवर के बाद क्या आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, पक्षी के बाद जो भी आप देख रहे हैं जो चल फिर सकता है, सांस ले सकता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। आप लोग के मन में आ रहा हो कि सर गाड़ी तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, क्या वो सजीव है कि निर्जीव है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सजीव है, वो निर्जीव है क्योंकि वो सांस भी नहीं लेता है, वृद्धि नहीं करता है। और गाड़ी को अगर हम लोग एक ही स्थान पर छोड़ देंगे तो गाड़ी अपने स्थान से थोड़ी दूसरे स्थान पर चली जाएगी, गाड़ी तो एक ही स्थान पर रहेगी। हम लोग उसमें इंजन और फ्यूल की मदद से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसलिए गाड़ी जो है कभी भी सजीव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। उसका निर्जीव का जो लक्षण होता है, सांस नहीं लेता है, वृद्धि नहीं करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकालता और प्रजनन भी नहीं करता है। और मान लीजिए कि थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर निर्जीव वृद्धि करता तो क्या होता, आप लोग सोचिए और बताइए। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहता तो क्या होता? जैसे अगर अभी रात में आप सोएं और निर्जीव जो घर है, घर क्या है, निर्जीव है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता तो क्या होता? आपके घर से चले जा करके किसी जगह पे चला जाता, आपके यहाँ पे दूसरे जगह पे वो चला जाता है। तो आप लोग जब सुबह उठते तो देखते जा मेरा घर ही नहीं है। इसीलिए निर्जीव क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है। मान लीजिए निर्जीव अगर वृद्धि करता तो क्या होता है? तो जैसे ये जो मेरे पास पेन है, जिस पेन से हम लोग लिख रहे हैं, वो इतना बड़ा हो जाता है कि हम लोग इससे लिख ही नहीं पाते हैं। और भी क्या है, जो भी चीज़ अगर वृद्धि करता है तो मुश्किल हो जाता है, यानी कि निर्जीव कभी भी वृद्धि नहीं करता है। तो ये आप लोग सजीव और निर्जीव के बारे में निश्चित रूप से जान गए होंगे। ये कभी कभी 10th क्लास के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे भी कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जो थोड़ा 9th क्लास का रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाला है जैव प्रक्रम, ये इसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए और इसको सीखने का कोशिश कीजिए। कोशिका किसको कहते हैं, आप लोग बताइए, कोशिका किसको कहते हैं? तो कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कहती है। हमारे शरीर की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे अगर आप लोग घर बना रहे होंगे तो घर बनाते समय जो एक ईंटा का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक ऐसे ही समझिए कि अगर पूरा शरीर बना हुआ है तो एक एक कोशिका से मिलकर के ही बना होगा। जैसे अगर कोई मकान बनता है तो मकान में क्या होता है, एक ईंटा को जोड़ते हैं, फिर अगला ईंटा को जोड़ते हैं, ऐसे ही ईंटा जोड़ते 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 क्या हो जाता है, दीवार बनता है, और दीवार जोड़ते जोड़ते क्या बन जाता है, पूरा मकान बन जाता है। इसी तरह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। अब बहुत सारा कोशिका को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सही बोले आप लोग, क्या बन जाएगा, उत्तक बन जाएगा। और बहुत सारा उत्तक को अगर हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा। जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे, जिस माध्यम से अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे मोबाइल में देख रहे हैं, तो मोबाइल में आँख से देख रहे होंगे ना आप लोग, तो आँख क्या हो जाएगा, एक अंग हो जाएगा। आप लोग जो सुन रहे हैं तो सुनने का काम कौन करता है, कान करता है, तो कान भी क्या हो जाएगा, एक अंग हो जाएगा। ये सारा कैसे बना हुआ, आँख भी कैसे बना हुआ है, तो छोटी छोटी कोशिका से मिलकर ही बना होगा, यानी कि बहुत सारा उत्तक से मिलकर बना होगा अंग। और भी देख रहे हैं, जैसे हम लोग नाक बन रहा है, जैसे ये नाक है, तो ये नाक जो है वो क्या है, एक अंग हो गया। यानी कि शरीर में बहुत सारा अंग मिल करके, जैसे मान लीजिए ये आँख हो गया, ये नाक हो गया, ये कान हो गया, ये सारा अंग मिल करके पूरा शरीर बना लेता है। ये क्या बना लेता है, शरीर बना लेता है। अंग मिलकर के तंत्र बनाता है, तंत्र मिलकर शरीर बनाता है, लेकिन हम डायरेक्ट बोलते हैं तंत्र बना। उसके बाद अगर हम कोशिका को विभाजन करने का कोशिश करें तो कोशिका को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा होता है यूकैरियोटिक होता है। ये दोनों में जो डिफरेंस होता है, तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है ना, उसका जो केंद्रक मतलब आप लोग जानते होंगे, जो केंद्रक जो मान लीजिए ये कोशिका है, तो बीच में यहाँ पर जो रहता है उसको केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो इसके पास विकसित केंद्रक नहीं होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक है इसके पास विकसित केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के पास विकसित केंद्रक होता है। तो कोशिका को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला हो जाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते रहते हैं, अगर हाथ नहीं धोते हैं तो मम्मी क्या बोल देती है, अरे हाथ में बैक्टीरिया होता हो, खाना खाए किस पहले हाथ धो ले कम से कम। तो वही बैक्टीरिया क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है। उसका जो हम लोग जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब होता है नील हरित शैवाल, ये भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है एक कोशिकीय
और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है कि वो सारा का सारा जो बॉडी बना होता है एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है। जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में है अमीबा है, तो अमीबा का जो संरचना होता है वो इरेगुलर शेप का होता है और ये पूरा का पूरा जो शरीर बना होता है एक कोशिका से मिलकर के ही बना होता है। ऐसे ही आप लोग पैरामीशियम को देखे होंगे, तो पैरामीशियम भी एक ही कोशिका से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। पैरामीशियम भी एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। ये पैरामीशियम है और ये अमीबा है। पैरामीशियम अपना जो भोजन होता है कूट पाद से बनाता है। ये MCQ में आप लोग से आ सकता है कि पैरामीशियम अमीबा जो है अपना खाना कैसे निकालता है, तो वो कूट पाद, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, उससे अपना खाना को निकालता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय में आता है स्वपोषी और क्या आता है विषमपोषी। स्वपोषी में होता है पादप यानी कि जो पौधा होता है स्वपोषी होता है, और हम लोग यानी कि मनुष्य जो हो गया, जानवर जो हो गया, ये सब चारा क्या हो गया, विषमपोषी में हो गया। तो आज जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं बहुकोशिकीय में स्वपोषी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। इसीलिए ये पूरा मैंने सिखाया कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्वपोषी किसको कहते हैं, पादप में क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पूरा सीखते हैं। उससे पहले आप लोग बताइए कि अगर आप लोग को खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अगर आप लोग एक दिन खाना नहीं खाइएगा तो क्या होगा। तो आप लोग कहिएगा कि सर एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग फिर भी जिंदा रहेंगे। चलिए मान लीजिए आप लोग एक दिन खाना नहीं खाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन खाना नहीं खाइएगा तो क्या होगा। 3 दिन खाना नहीं खाइएगा तो क्या होगा। अगर 4 दिन खाना नहीं खाइएगा तो क्या होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग के पास हिम्मत नहीं रहेगा या एनर्जी नहीं रहेगा या ताकत नहीं रहेगा कोई भी काम करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि ताकत का ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, तो उस खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग रोज़ खाना खाते हैं उसको हम लोग पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण। अगर इंग्लिश में इसको हम लोग जानते हैं तो इंग्लिश में इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना तथा शरीर के द्वारा उपयोग में लाना पोषण कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद शरीर के द्वारा उपयोग में लाना, तो उपयोग में हम लोग क्या क्या करते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग खेलते हैं, तो खेलना भी एक तरह से क्या होता है, उपयोग होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने में भी एनर्जी खत्म होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये सारा का सारा खाना खाने के बाद उपयोग है इसका। और भी बहुत सारा काम करते हैं, ETC बहुत सारा काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, पोषण हो गया। पोषण किसको कहते हैं, फिर से ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन को लिखिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, वो ज़्यादा बेटर करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोषण। पोषण क्या होता है, जीवों द्वारा भोजन का तथा अन्य ग्रहण खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना। ग्रहण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हम ग्रहण करना का मतलब खाना खाना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो पानी जो है मेरे शरीर के अंदर जा रही है। पानी जो है शरीर के अंदर जा रही है। ऐसे ही जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना कैसे होता है, शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जाती है, और खाना जो है टूट टूट के क्या होता है, वो ऊर्जा के रूप में संचरित हो जाता है। और संचरित हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं। तो यानी कि भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना और शरीर के द्वारा उपयोग में करना। जैसे आप लोग सुन रहे होंगे या सोचे होंगे कि सर अगर हम लोग खा करके दिन भर सोए रहेंगे तो क्या होगा। तो उसमें भी आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि सोने में भी एनर्जी का खत्म होता है, यानी कि ऊर्जा का खपत होता है। इसीलिए अगर आप लोग सो रहे हैं, खा करके सो रहे हैं, तो 1 दिन खाइए, 2 दिन खाइए, 3 दिन खाइए, आपका ऊर्जा निश्चित रूप से क्या होगा, खत्म होगा। भले ही आपका बाद में चर्बी बढ़ जाएगी, यानी कि आप मोटू कहलाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपका ऊर्जा खपत होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पोषक तत्व हम लोग क्या क्या खाते हैं। जैसे आप लोग हमेशा घर में क्या खाते होंगे, आलू की सब्जी खाते होंगे, उसके बाद हरी सब्जी खाते होंगे, उसके बाद दूध पीते होंगे, रोटी खाते होंगे। ये सारा का सारा पोषक तत्व कहलाता है, यानी कि जो खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व होता है। जैसे पोषक तत्व में होता है कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, विटामिन खाते हैं, पानी पीते हैं, मिनरल्स रहता है और अन्य खनिज लवण रहता है। जैसे अगर आप लोग से पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे मिलता है, तो लगभग वे सारे प्रोडक्ट जिसमें मीठा हो, जो खाने में स्वाद में कैसा हो, मीठा हो, उसमें सारा का सारा उसमें क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। जैसे अगर आप लोग रोटी को बहुत देर तक चबाइएगा या चावल को बहुत देर तक चबाइएगा, तो वो चावल लास्ट में कैसा लगने लगे आपको, मीठा लगने लगेगा। कैसा लगने लगा, मीठा। रोटी भी कैसा,
कैसा लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा। इसका मतलब हम लोग जो रोज़ चावल और रोटी खाते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। इसीलिए हम लोग अगर दिन भर चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, तो हमारे शरीर में पूरा ताकत रहता है, ताकत है। चलो हम लोग खेल के आते हैं, तो खाते हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। उसका प्रोटीन, प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन जो है हमारे शरीर को विकसित करने में यानी कि वृद्धि करने में मदद करता है। वृद्धि करने का मतलब जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए जो ग्रोथ हो रहा है, जैसे हम लोग बच्चे थे उससे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लास्ट में हम लोग मर जाएंगे, तो ये वृद्धि करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स एक दूध भी है। अगर आप लोग दूध रोज़ पी रहे हैं तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो जाएगा। दाल खा रहे हैं तो दाल में भी एक अच्छा सोर्स हो जाएगा प्रोटीन का। वसा क्या होता है, तो आप लोग को समोसा अच्छा लगता होगा, चाट अच्छा लगता होगा, चाट लगता है ना अच्छा, तो वो सारा जो भी चीज़ खाते हैं जो तेलपक सामान है वो सारा प्रोडक्ट कैसा होता है, वसा होता है। तेलपक सामान में, तेलपक सामान में क्या होता है, वसा पाया जाता है। और विटामिन, विटामिन किस में पाया जाता है, तो जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सारा में क्या होता है, विटामिन पाया जाता है। उसका पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो पचाने के काम लगभग पानी करता है, और भी न्यूट्रिशन करता है लेकिन पानी भी करता है, और हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी से बचाता है, तो पानी भी बहुत ज़रूरत है। मिनरल्स हो गया, जैसे हमारे शरीर को चाहिए आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, और भी सारा चीज़ चाहिए, तो वो सब मिनरल हम लोग खाते हैं। जैसे अगर हम लोग केला खाते हैं तो केला में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाएगा। दूध पीते हैं तो उसमें कैल्शियम पाया जाता है, और अन्य खनिज हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो पोषण आप लोग को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया। तो पोषण क्या कहते हैं कि जो भी हम लोग खाना खाएं तथा शरीर के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन कर लाना। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग में लाना, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। चलिए अब हम लोग अगला सीखते हैं कि पोषण का प्रकार। पोषण का प्रकार क्या होता है, तो पोषण जो है लगभग 2 प्रकारों में बांटा जाता है। पोषण का जो प्रकार है 2 भागों में बांटा जाता है पोषण को। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी किसको कहते हैं, वैसा जीव या पदार्थ, वैसा ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव या पदार्थ जो अपना खाना खुद बनाए, जो अपना खाना खुद बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। इसी तरह विषमपोषी क्या हो जाएगा, वैसा जीव जो अपना खाना खुद नहीं बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। अच्छा आप लोग बताइए कि हम लोग खाना खुद बनाते हैं या कोई दूसरा चीज़ बनाता है। हम लोग खाना खुद बनाते हैं, इसका मतलब हम लोग स्वपोषी होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग स्वपोषी नहीं है, हम लोग विषमपोषी है। क्योंकि स्वपोषी मात्र 2 ही होता है, एक होता है ग्रीन एल्गी यानी कि हरा शैवाल, और दूसरा प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधा जो होता है खुद का खाना बनाता है, यानी कि खुद से खाना बनाता है। वो कभी आपसे पेड़ पौधा खाना मांगने गया है? नहीं मांगने गया है। इसका मतलब पेड़ पौधा को आप लोग कभी बोले हैं कि चलो पेड़ पौधा चलो खाना खा लो अपना? हम लोग सिर्फ बचपन में यानी कि जब हम लोग रोपने जाते हैं यानी कि प्लांटेशन करते हैं उस समय ही हम लोग थोड़ा उसको खाद वगैरह पानी वगैरह देते हैं। लेकिन जब वो खुद बड़ा हो जाता है तो हम लोग कभी भी उसको पानी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। तो स्वपोषी क्या हो गया, वैसा जीव जो अपना खाना खुद बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं, या वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी क्या हो जाएगा, जो अपना खाना खुद नहीं बनाए, जो अपना खाना खुद नहीं बनाए, अपना खाना खुद न बनाकर दूसरे पर निर्भर हो, खुद न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर हो, दूसरे जीवों पर निर्भर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बोलेंगे, विषमपोषी। जैसे मनुष्य, आप लोग के मन में आ रहा है कि मनुष्य कैसे विषमपोषी हो गया, वो तो अपना खाना खुद बनाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य जो है अपना खाना के लिए पेड़ पौधा पे निर्भर रहता है, पेड़ पौधा पे क्या करता है, निर्भर रहता है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, या दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है। जैसे हम लोग अगर कोई मांस खा रहा है, मीट खा रहा है, मछली खा रहा है, अंडा खा रहा है, तो वो सारा का सारा क्या है, दूसरे जीवों पे निर्भर है। जानवर भी क्या हो गया, पेड़ पौधा पर निर्भर है। जैसे बकरी को देख ले, अगर बकरी को अगर हम लोग पेड़ पौधा खाने को नहीं देंगे, घास खाने को नहीं देंगे तो क्या हो जाएगी, वो
मर जाएगी। पक्षी भी देखिए, पक्षी भी क्या होता है, दूसरे पेड़ पौधा पे निर्भर रहता है। यानी कि पोषण का प्रकार कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। मेरे जब भी बोल रहा हूँगा तो मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं कि पोषण का प्रकार कितना हो गया, 2 प्रकार का हो गया पोषण। पहला हो गया स्वपोषी पोषण और दूसरा हो गया विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हो गया वैसा जीव या ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी किसको कहेंगे, वैसा ऑर्गेनिज्म या पदार्थ या जीव जो अपना खाना खुद न बना करके दूसरे जीवों पे निर्भर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषमपोषी बोलेंगे। स्वपोषी का एग्जाम्पल हो गया ग्रीन एल्गी यानी कि हरा शैवाल और प्लांट्स। लगभग सारे प्लांट्स क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और विषमपोषी का एग्जाम्पल हो गया मनुष्य, जानवर, पक्षी। यानी कि कह सकते हैं कि ग्रीन एल्गी और पौधे को छोड़ करके सारा चीज़ दुनिया में जो भी पाया जाता है वो सारा जो क्या हो जाएगा, विषमपोषी हो जाएगा। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए आप लोग, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। इसका आंसर है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूरज। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूरज है। आपसे ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूरज। यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे के स्लाइड में हम सीखेंगे कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत सूरज क्यों है, इसके बारे में। बस अभी आप लोग याद कर लीजिए कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य का प्रकाश है। चलिए पोषण का प्रकार आप लोग को निश्चित रूप से क्या हो गया, याद हो गया। पहला प्रकार जो है स्वपोषी है, उसको आज हम लोग सीखते हैं। स्वपोषी किसको कहते हैं, तो वहाँ पे हमने लिख दिया वैसा जीव या ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। वैसा जीव या ऑर्गेनिज्म या पदार्थ लिख लीजिए जो अपना खाना खुद बनाए, जो अपना खाना खुद बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल में क्या था, पौधा था और ग्रीन एल्गी था। एग्जाम्पल में क्या था, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का मतलब हरा शैवाल, हरा शैवाल, और दूसरा क्या था, पेड़ पौधा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पौधा के बारे में कि पौधा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। आप लोग बताइए कि पौधा को तो आप लोग खाना कभी दिए नहीं है, खाना नहीं दिए तो पौधा खाना तो बनाएगा, क्योंकि उसको जिंदा रहना है, क्योंकि उसको भी वृद्धि करना है। तो वृद्धि करने के लिए वो क्या करेगा, तो वो खुद खाना बनाएगा। तो खाना कैसे बनाएगा, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो पौधा अपना खाना कैसे प्राप्त करता है, पौधा जो खाना अपना प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यानी कि पौधा अपना खाना कैसे प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौधा अपना खाना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि पौधा अपना जो खाना है यानी कि भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, संश्लेषित करता है, यानी कि बनाता है। तो आप लोग के मन में आ रहा है कि सर प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है, तो चलिए उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा, मेरे साथ आप 2 लोग दोहराइए ताकि ये निश्चित ही एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रकाश संश्लेषण, इसीलिए आप लोग मेरे साथ इसको दोहराते जाइए। प्रकाश संश्लेषण हो गया जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना। तो वो लिखा जाता है 6CO2। क्या लिखा जाता है, CO2 प्लस H2O। क्या लिखा जाता है, CO2 प्लस H2O। उसके बाद ये रिएक्शन होता है तो ये बनाता है C6H12O6। क्या बनाता है, C6H12O6। और O2 जो है उत्पाद के रूप में देता है, ये भी उत्पाद के रूप में देता है
और ये भी क्या के रूप में देता है, उत्पाद के रूप में देता है। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट के रूप में देता है। अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा है कि सर ये प्रक्रिया जो है ऐसे ही हो जाती है, तो ऐसा ये भी नहीं है। यहाँ पे जो है CO2 + H2O ये सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में होता है तथा पौधे के पत्ती में क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। अब जाकर के ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी कि अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे दे रखा है CO2 + H2O मिल करके क्या बनाता है, C6H12O6। ये C6H12O6 क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज बोलते हैं। और O2 तो आप लोग जानते ही हैं, O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन। और यहाँ पे CO2 क्या है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O तो आप लोग जानते हैं, H2O क्या होता है, जल यानी कि पानी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, पौधा। पहले ये बताइए आप लोग कि पौधा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो पौधा अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का, तो वो होता है CO2 + H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इसको हम लोग पढ़ते हैं CO2 + H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है C6, इसको याद कर लीजिए आप लोग, C6H12O6, C6H12O6, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और इसका जो बाई प्रोडक्ट के रूप में यानी कि उत्पाद के रूप में आता है O2 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित इससे पूछ लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के रूप में क्या होता है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में आंसर में रहता है, ऑप्शन में जो रहता है O2 रहता है यानी कि ऑक्सीजन रहता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये स्लाइड आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो होता है CO2 + H2O + सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो होता है C6H12O6 और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या देता है, O2 देता है। इसी स्लाइड से आप लोग समझिए कि CO2 जो है, जैसे जो भी गाड़ी है, गाड़ी रिलीज़ करती है CO2, या हम लोग रिलीज़ करते हैं CO2, जैसे नाक से जो हम लोग CO2 रिलीज़ करते हैं, तो वो सारा का सारा जो है प्लांट जो है ऑब्जर्व करता है और प्रोडक्ट के रूप में हम लोग क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, जो हम लोग सांस में लेते हैं और जिंदा रहते हैं। और ग्लूकोज के रूप में यानी कि ग्लूकोज अपना वो खाना बनाता है, वो क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है, खाना बनाता है, जो अपना वृद्धि करने में और जो भी दुख दर्द है उसको भी, मतलब कि प्लांट को भी जो थोड़ा बहुत परेशानी होता है, जैसे अगर आप लोग कहीं पे काट दे रहे हैं या उसका जो स्किन होता है वो भी कट गया है, तो उसको भी मरम्मत करने में वो अपना उपयोग करता है। और हम लोग को भी भोजन के रूप में देता है, जैसे अगर आप लोग कोई फल खा रहे हैं तो वो फूड के रूप में भी क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये स्लाइड आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस को फोटो के मदद से इसको समझाने का कोशिश कीजिए। तो फोटोसिंथेसिस अगर आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये क्या है, सूरज। क्या है ये, सूरज। सूरज यानी कि नाम नहीं है किसी का, सन है ये, सूरज। सूरज यानी कि सनलाइट। ये क्या है, सनलाइट है। जब ये सनलाइट जो है, सनलाइट पत्ती पे, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई प्लांट है, कोई प्लांट के पत्ती पे पड़ता है, कोई प्लांट के पत्ती पे पड़ता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसी को हम लोग बोलते हैं CO2। और ये जड़ क्या कर रहा है, वाटर ले रहा है। जड़ क्या कर रहा है, वाटर ले रहा है। आप लोग के मन में आ रहा होगा ना कि सर CO2 कहाँ से लेगा, वाटर कहाँ से लेगा। सनलाइट तो मान लिए कि ये सूरज की रोशनी दे रही है, और इसका प्रोडक्ट के रूप में ये जो आया हुआ है ये प्रोडक्ट के रूप में बता रहा है, ये ले रहा है, इनटेक इसको बोलते हैं। और ये भी इनटेक हो गया, ये भी क्या हो गया, इनटेक हो गया। और ये प्रोडक्ट के रूप में दे रहा है। प्रोडक्ट के रूप में आप लोग देख रहे होंगे तो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन दे रहा है और शुगर दे रहा है। शुगर का मतलब वही जो हम लोग ग्लूकोज पढ़े हैं, C6H12O6, यही ग्लूकोज दे रहा है। और ये CO2 कहाँ से ले रहा है, तो इन्वायरमेंट से ले रहा है। जो CO2 है वायुमंडल से ले रहा है, इन्वायरमेंट से ले रहा है। और H2O कहाँ से ले रहा है, पानी जो कहाँ से ले रहा है, मिट्टी से ले रहा है।
जब हम लोग प्लांट जब छोटा रहता है, यानी कि जब हम लोग प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन करते हैं उस समय हम लोग प्लांट को क्या देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि ये मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ के पास तो उस समय जो पत्ती है वो हरा रंग का होता है, तो हरा रंग का है तो इसका मतलब वो CO2 क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन उसके पास पानी नहीं पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जड़ जो उसका विकसित अच्छे तरीक़ा से नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग उस समय उसको खाद पानी थोड़ा बहुत देते हैं। लेकिन जब वो प्लांट जो है अपना पूरा वृद्धि कर लेता है, विकास कर लेता है, जब वो पूरी तरह से पेड़ हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो पानी हम लोग उसको नहीं भी देते हैं तो उसका जड़ जो है बहुत दूर तक फैल करके क्या हो जाता है, पानी खुद से ले लेता है, उसका पानी हम लोग को देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो फोटो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले एक सूरज बना लीजिएगा और सूरज का ऐसे चित्र बना लीजिएगा। छोटा मोटा कोई भी फोटो आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग बनाने का कोशिश करें तो हम लोग अपने खुद से अगर ड्रॉ करने का कोशिश करें तो उसको हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। हम लोग जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का खुद से ड्रॉ करने जा रहे हैं, कि कैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है तो कैसे आप लोग बनाइएगा फोटोसिंथेसिस का फोटो। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, सूरज बना लेते हैं। हम लोग क्या बना लेंगे, सूरज। तो ये हम लोग बना लेंगे सूरज। सूरज की किरणें आ जाएगी, उसके बाद हम लोग एक छोटा मोटा पौधा बना लेंगे, कोई भी पौधा बना लेंगे। जैसे मैंने एक आम का पौधा छोटा ले लिया, उसमें हम लोग दिखा देंगे एक छोटा सा पत्ती दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करेंगे कि ये सूरज की रोशनी यहाँ पे आएगी, क्या होगी, सूरज की रोशनी इस पत्ते पे पड़ेगी और यहाँ पे जो रहेगा इन्वायरमेंट में, ये पूरा का पूरा मान लीजिए ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 ले लिए। क्या लिए हम लोग, CO2 ले लिए। तो ये पूरा क्या हो गया, CO2। और ये जो है प्लांट है, प्लांट का जड़ क्या है, मिट्टी के नीचे है, तो इसके हम लोग क्या ले लिए, मिट्टी ले लिए, इसको मान लीजिए। क्या हो गया, ये मिट्टी हो गया। तो क्या हो रहा है, सो देखिए सूरज का प्रकाश, यहाँ पे क्या हो गया, सनलाइट आ रहा है पत्ती पे, और ये CO2 कहाँ आ रहा है, पत्ती पे, ये भी आ रहा है, ये भी पत्ती पे आ रहा है। सनलाइट भी कहाँ पे आ रहा है, पत्ती पे आ रहा है। और ये H2O है, यहाँ पे क्या है, H2O यानी कि ये रूट में है, ये इन्वायरमेंट में है। और ये भी कहाँ पे आ रहा है, ये भी आ रहा है पत्ती पे, ये तीनों पत्ती पे आ रहा है। और प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट के रूप में हमको दे रहा है ऑक्सीजन। प्रोडक्ट के रूप में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है। ऑक्सीजन दे रहा है और क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग बना लेंगे तो भी एग्जाम में क्या हो जाएगा, काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा फिगर नहीं भी बनता है, लेकिन साफ़ सुथरा फोटो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो यही यहाँ पे फोटो बना हुआ है, यही यहाँ पे दिया हुआ है कि सूरज का प्रकाश आ गया। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CO2 कहाँ से लेता है। तो CO2 जो है वायुमंडल से, वायुमंडल का मतलब होता है इन्वायरमेंट से लेता है, और H2O क्या लेता है, मिट्टी से लेता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उससे क्या बेनिफिट हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो बेनिफिट हुआ है, इससे हुआ कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा प्रकाश किया गया, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे जो प्रोसेस हम लोग लिखे थे, CO2 प्लस H2O, ये जो बनाता है क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस क्या बनाता है, O2 बनाता है। यहाँ पे था सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश था, और क्या था यहाँ पे, क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल। तो यही बता रहा है, क्लोरोफिल था, तो यानी कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना।
ये जो क्लोरोफिल है इसी के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा ही क्या हो रहा था, सूर्य का प्रकाश का अवशोषित हो रहा था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा हम हट जाते हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आप लोग लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं कि यही जो है क्लोरोफिल है वो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित भी करता है। यही क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा कौन है, यही C6H12O6 ग्लूकोज जो बना है रासायनिक ऊर्जा है। उसके बाद हाइड्रोजन के रूप में तथा ऑक्सीजन के रूप में भी क्या कर सकता है, अपघटित करता है। CO2 का C6 में अपचयन होना, यानी कि ये जो CO2 था और कार्बन डाइऑक्साइड था उसी से बना हुआ है C6H12O6 बना हुआ है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात्रि में हो सकती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है रात में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, पौधा CO2 तथा H2O कहाँ से कैसे ग्रहण करता है, कैसे ग्रहण करता है वो सब बताइए। तो आप लोग बताइए कि पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है। तो आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर जो होता है पत्ती का हरा रंग जो होता है किसके कारण होता है, उस पत्ती में उपस्थित पिगमेंट यानी कि जो एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, उसमें उपस्थित पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात्रि में हो सकती है। आप लोग थोड़ा सोच के बताइए कि क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है रात्रि में यानी कि रात में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकती है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है रात्रि में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, तो यहाँ इसका आंसर जो है यहीं पे दे रखा है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में होती है। किसके प्रकाश में होती है, सूर्य के प्रकाश में, यानी कि सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। सूर्य का प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है कि क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात्रि में हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात्रि में नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधा CO2 तथा H2O कैसे ग्रहण करता है, उसको हम लोग समझते हैं। इस दोनों पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए। दोनों पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए। हम क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पे कि पौधा जो है अपना CO2, पौधा, फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि पौधा CO2 तथा वाटर जो है कैसे ग्रहण करता है। तो उसका आंसर यहाँ पे है, पौधा जो है अपना CO2 जो है स्टोमाटा के द्वारा, CO2 कहाँ से लेता है, स्टोमाटा से अपना ग्रहण करता है। स्टोमाटा क्या होता है, तो पत्ती को अगर उसको काटा जाता है, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इस तरह से शेप रहता है, बीन शेप को इसको बोलते हैं। स्टोमाटा का जो शेप रहता है बीन शेप का, बीन जो अगर आप लोग खाते हैं वैसा शेप का रहता है। स्टोमाटा दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन स्टोमाटा, एक होता है क्लोज स्टोमाटा। स्टोमाटा को ही हम लोग बोलते हैं रंध्र, क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। यानी कि कोई पूछेगा कि CO2 कैसे ग्रहण करता है तो स्टोमाटा से करता है, और H2O कैसे ग्रहण करता है तो वो जड़ से करता है। क्या चीज़ से करता है, जड़ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जड़ की मदद से क्या करता है, H2O ग्रहण करता है। तो ये पौधा जो है, अब जब पौधा को हम लोग प्लांटेशन करते रहते हैं, रोपते रहते हैं, तो उसका जड़ तो बहुत छोटा रहता है, लेकिन जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो देख लीजिए इसका जड़ कैसे कैसे पूरा फैला हुआ है, इसका जड़ कैसे कैसे फैला हुआ है। ये जड़ यहाँ से, ये पूरा पूरा जड़ ही है, ये पूरा क्या है, जड़ ही है। तो जड़ से क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, और रंध्र यानी कि स्टोमाटा से क्या करता है, वो गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान में CO2 भी आता है, जो CO2 लेता है, और O2 हम लोग को क्या करता है, देता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जड़ का काम क्या है। तो जड़ का काम जो है पानी तथा खनिज लवण को अवशोषित करने का काम करता है। जड़ का जो काम है, पहला काम है पानी तथा खनिज लवण को अवशोषित करने का, और दूसरा काम ये जड़ को स्टोर करने का काम, फूड स्टोर करने का काम करता है। फूड यानी कि खाना को उसमें क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद रंध्र का काम, रंध्र का काम क्या है, गैस का आदान प्रदान। गैस का आदान प्रदान का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जो यहाँ पे CO2 दे रहे थे, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग लिखे थे,
रासायनिक अभिक्रिया जो लिखे थे CO2 प्लस H2O, उसके बाद हम लोग जो दिए थे C6H12O6, C6H12, यहाँ पे जो था C6H12, C6H12O6 प्लस O2 था। तो उसमें जो गैसों का आदान प्रदान, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कहें, यहाँ पे था क्लोरोफिल, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, क्लोरोफिल। उसके बाद यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे क्या था, सनलाइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो CO2 क्या कर रहा है, ये ले रहा है और ऑक्सीजन को दे रहा है। तो वो कैसे करता है, वो रंध्र के द्वारा करता है। रंध्र द्वारा मतलब स्टोमाटा के, यही है रंध्र, इसके द्वारा क्या करता है, वो करता है। तो ये भी लिख लीजिए आप लोग, जड़ का क्या काम है तथा रंध्र का क्या काम है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलते हम लोग अगले टॉपिक पे। चलिए, ये पूरा क्या हो गया, हम लोग आज जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, आप लोग बनाइएगा। आप लोग पहला क्वेश्चन है कि सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, श्वसन, पोषण, जनन या सभी। आप लोग भी बताइए, जो हम लोग पढ़े हैं कि जैव प्रक्रम में सजीव का जो लक्षण है वो क्या क्या है, वो श्वसन है, पोषण है, जनन है, सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी यानी कि सभी हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि श्वसन भी करता है, पोषण भी करता है, पोषण का मतलब होता है खाना भी खाता है, और जनन भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो आप लोग बताइए, जो क्लोरोफिल वर्णक है उसका रंग कैसा होता है, हरा रंग का होता है। इसीलिए हम लोग पत्ता जो दिखता है हम लोग को हरा रंग का दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी का मतलब जो होता है, हम लोग जो देखे थे स्वपोषी और परपोषी, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, हरित लवक। हरित लवक का मतलब क्लोरोफिल, इसको हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल उपस्थित रहता है कि नहीं रहता, आवश्यक, क्लोरोफिल आवश्यक रहता है। सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट आवश्यक है कि नहीं है, ये भी आवश्यक है। CO2 और H2 आवश्यक है कि नहीं है, यानी कि तीनों आवश्यक है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चौथा है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व का ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, वो क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है, परपोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है, या स्वपोषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस विद्यमान है वो है N2 यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस विद्यमान है। आप लोग बताइए इसका आंसर। उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद अन्य गैस या CO2 लिख लीजिए, उसके बाद अदर्स गैस लिख लीजिए। कितना कितना परसेंट है, नाइट्रोजन का जो है 78% है। कितना है, 78%। ऑक्सीजन का कितना है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.21%। और बाकी जो बचा अन्य गैस बचा। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर। कितना हो जाएगा, डी, यानी कि 0.21% CO2 विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है, CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, सभी से निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो CO2 प्लस H2O, ये जो बनाता है C6H12O6 प्लस क्या बनाता है, O2, किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में बनाता है। और भी क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि जो ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट के रूप में आया है वो CO2 से आया है कि H2O से आया है कि ग्लूकोज से आया है। इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जो होता है, इसका आंसर होगा जल से, यानी कि H2O से क्या निकलता है, O2 का उत्पादन बनता है। 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गैसों में, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। अभी हमने बताया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्र, रंध्र यानी कि स्टोमाटा से होता है। आप लोग बताइए जड़ का क्या काम है। जड़ का काम तो पानी को अवशोषित करने का काम है। रंध्र का काम क्या होता है,
रंध्र का काम ही होता है कि गैसों का आदान प्रदान करता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि रंध्र यानी कि स्टोमाटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है कि मान लीजिए कि पौधे में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो पानी को वायुमंडल में छोड़ने का काम कौन करता है? जड़ करता है कि तना करता है कि फूल करता है कि पत्ती करता है? पत्ती करता है। कौन सा करता है? तो आप लोग बताइए। इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग करते हैं। जड़ जो है पानी को छोड़ने का काम नहीं करता है, मीन्स वाष्पोत्सर्जन का काम नहीं करता, तो ये नहीं होगा, तना नहीं होगा, फूल नहीं होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। यानी कि 8वां आंसर कितना हो जाएगा? सी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पत्ती से होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन हो सकता था उतना उसमें पूछा गया है, मैंने बताने का भी पूरा कोशिश किया है। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्या हो सकता है। इसमें आप लोग इसको लिख लीजिए और गूगल सर्च करके, या मैंने इसको पढ़ा रखा है, उसको वीडियो को फिर से एक बार देख करके, या आप लोग सीख लिए हैं तो इसको भी पूरा लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि पोषण की परिभाषा लिखें। ये 2 नंबर का आपसे या 3 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 2 नंबर या 3 नंबर का पूछ सकता है कि पोषण की परिभाषा लिखिए। पूरा मैंने बता दिया है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? आप लोग बताइए कि पोषण क्यों अनिवार्य है। तो आप लोग बता सकते हैं कि पोषण जो है तब वृद्धि करने के लिए होता है, वृद्धि करने के बाद ताकत की जरूरत पड़ता है, उसका जो भी चीज़ होता है वो लगभग हम लोग क्या चीज़ से करते हैं? पोषण के लिए करते हैं। पोषण अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो जीवों का मरण हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। इसीलिए पोषण बहुत ही जरूरी है। आप लोग खुद इसका आंसर लिख लीजिए। उसके बाद मैंने बता दिया कि स्व पोषण किसको कहते हैं, पर पोषण किसको कहते हैं, उसका आंसर आप लोग बता दीजिए। प्रकाश संश्लेषण से आप लोग क्या समझते हैं वो बता दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है ये भी मैंने बता दिया। आप लोग इसका आंसर आप लोग अपने रजिस्टर में यानी कि नोटबुक में लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो पोषण किसे कहते हैं मैंने पूरा बता दिया। जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख भी पूरा कर दिया। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को सचित्रण का मतलब होता है जो मैंने फोटो देख करके पूरा जो बताया था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसी को विस्तार से पूरा आप लोग को क्या करना है? समझाना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो सबसे पहले आप लोग को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को परिभाषित कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग पूरा बना दीजिएगा कि CO2 कहाँ से आता है, H2O कहाँ से आता है, H2O कहाँ से आता है, वो कैसे आता है, दिन में प्रोसेस होता है कि नहीं होता है, ये पूरा बता दीजिएगा। तो ये पूरा आज उम्मीद करता हूँ कि जो पोषण है, पौधे में पोषण कहाँ से होता है, पौधे अपना भोजन कहाँ से करता है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा डिटेल में समझाने का पूरा कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आगे जा कर के आप लोग लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जा कर के क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को जाकर के शेयर कर दीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद जरूर आ गया होगा। आपको एक एक बात सावधानीपूर्वक और अच्छे से आप लोग पूरा समझ लिए हैं। तो चलते हैं हम लोग। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है।